साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा माँ केम छो कैसा आहे। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट डिस्कस मैं करने वाला हूँ कि अगर आपके ऊपर आपकी वाइफ ने झूठा केस कर रखा है और वो चाहती है कि आप विदेश नहीं जा पाओ क्योंकि आप विदेश में जॉब कर रहे हो, आप इंडिया में लंबे टाइम तक रहोगे तो आपका एम्प्लॉयमेंट जो है खतरे में आ जाएगा और झक मारा के आपको राजीनामा करना पड़ेगा। तो वहाँ पर पासपोर्ट एक्ट क्या बोलता है, इम्पाउंडिंग के प्रोविजंस क्या है, क्या लंबे टाइम तक आपको हिंदुस्तान में रिटेन करके रखा जा सकता है अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो। ये सब आज के लॉ लेक्चर सीरीज़ के डिस्कस के मुद्दे हैं मेरे भाई, और ये सामान्य मुद्दे हैं। हर घर की बेसिक प्रॉब्लम यही है कि डिस्प्यूट होगा, ये विदेश नहीं जाना चाहिए, और अगर विदेश से हिंदुस्तान आ गया तो वापस लौट के नहीं जाना चाहिए। लंबे टाइम तक इसको इम्पाउंड करो ताकि ये झकमरा के राजीनामा करे। ये हर हिंदुस्तानी महिला का थॉट है, सपना है, जिसने अपने पति पर झूठा केस किया हुआ है। तो साथियों उस सिनेरियो में बचाव क्या होगा, हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, किस तरह से अपना डिफेंस जो है स्टैंड करना है बिफोर द इंडियन कोर्ट से, ये सब मैं समझाने वाला हूँ आज के अध्याय में। जो कुछ बताऊंगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे जो है बेस्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोई बात मेरी अपनी बात नहीं है। अधिकांश वीडियो देखते हो वो अपनी अपनी बातें कहते हैं, पर मैं अपनी बात कहता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ रूल ऑफ लॉ है, आर्टिकल 21 है। जब संविधान मुझे परमिशन नहीं दे रहा तो हु एम आई टू से यू एनीथिंग। आई हैव टू बेस माई आर्गुमेंट ऑन जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और द कंसर्न लेजिस्लेटिव प्रोविजन। अगर वो मैं नहीं कर रहा हूँ तो वीडियो देखने का प्रयोजन ही बेकार है। तो साथियों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को आप नोट डाउन करते हुए चलिए और उसके बाद कोर्ट के क्या क्या निष्कर्ष है और उसको जो है नोट डाउन करना और कैसे जीत हुई इस केस में मैन स्ट्रैटेजी, इसको भी जो है हमको देखना है। साथियों शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों यहाँ पर जो जजमेंट है ये है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और इस जजमेंट के अंदर जो अपील्स फाइल हुई थी बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वो थी कंसर्न द डिस्प्यूट which is the outcome of matrimonial dispute between the appellant and the respondent who is the wife. With a view to understand the controversy, a brief reference to factual aspect is also necessary. तो यहाँ पर दो बातें मालूम पड़ती है कि हस्बैंड जो है सुप्रीम कोर्ट में आया, उसने अपील दाखिल करी है, पर एक बात समझ लो मेरे भाई, ये अपील नहीं होती है, ये बेसिकली होती है SLP, स्पेशल लीव पिटिशन। स्पेशल लीव पिटिशन जब आपकी एक्सेप्ट होती है तो वहाँ मिलती है लीव ग्रांटेड, और लीव ग्रांट होने के बाद ही आपका मैटर जो है एज अपील जो है सुना जाएगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करना आपका मैटर ऑफ राइट नहीं है। आपको SLP दाखिल करनी होगी, SLP दाखिल होने के बाद वो स्वीकृत होगी, उस पर लीव ग्रांट होगी, देन इट विल बी हर्ड एज एन अपील। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हस्बैंड ने भी जो है दाखिल करी है SLP, उसके बाद ये कन्वर्ट हुई है क्रिमिनल अपील के अंदर, उसके बाद ये कन्वर्ट हुई है कंसर्न अपील के अंदर जो कोर्ट के द्वारा जो है सुनी जा रही है। अब फैक्चुअल एस्पेक्ट क्या है इसको भी समझना होगा कि अपीलेंट जो है वो अक्यूज नंबर 1 है in the prosecution for the offences punishable under section 498A 403 406। कुल मिला के आरोप वही होते हैं घिसे पिटे कि मुझे मारा पीटा, दहेज की मांग करी, घर से बाहर निकाल दिया, मेरा सामान जो है हड़प कर लिया, और सेक्शन 3/4 DP एक्ट का उल्लंघन भी जो है यहाँ बताया गया। बट एक बात ध्यान रखा करो कि जब भी इस तरह के फर्जी आरोप जो है पत्नियाँ लगाए और डावरी की लंबी लंबी लिस्ट पेश करे तो उनसे बोलो कि भैया इसका पूरा ब्यौरा दो। पूरा ब्यौरा चाहिए हमको कि एग्जैक्टली कितना खर्चा आपने शादी में इनकर करा, वो पूरा ब्यौरा बना के देंगी। तुरंत पहुंचो इनकम टैक्स के पास में और टैक्स इवेजन पिटिशंस को दाखिल करा करो। और डिफरेंट हाई कोर्ट से खुद अलाउ कर रखा है कि आप दाखिल करो ताकि ऐसे बेईमानों को, गद्दारों को जो है सजा मिले। कारण ये कि जिंदगी पर कुछ कमाया नहीं, रिटर्न भरा नहीं, टैक्स भरा नहीं, और लंबा छोड़ा जो है बिल फाड़ दिया हस्बैंड के नाम पे। ये लोग तो अपना ब्लैक जो है कोशिश कर रहे हैं वाइट करने की, क्योंकि ये शो करते हैं कि हमें जो कुछ मिला है वो मुआवजे के रूप में मिला है, और जो कुछ मुआवजा हमको मिलता है वो कंपनसेशन होने से उस पर इनकम टैक्स चार्ज ना किया जाए। जबकि इनफैक्ट ये कोई मुआवजा नहीं है, ये अपना ब्लैक जो है एलिस्ट हाइपोथेटिकल ब्लैक जो है कन्वर्ट कर रहे हैं वाइट के अंदर। छोड़ो मत इनको, दाखिल करो पिटिशंस। अगर फर्जी बिल पेश कर रहे हैं पीछे पड़ो GST के अंदर, और इसके साथ साथ अगर फर्जी लिस्ट पेश कर रहे हैं पीछे पड़ो इनकम टैक्स में। कोर्ट को बाध्य करो, कोर्ट से आदेश लो। इन अल्टरनेटिव कोर्ट अगर आपको ये कहती है कि आप अपने स्तर पर कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हो तो उस ऑर्डर के बेसिस पर इनकम टैक्स की अथॉरिटी के पास पहुंचो, टैक्स डिविजन पिटिशन को दाखिल करो। वो नहीं करते कार्रवाई, हाई कोर्ट पहुंचो रिट के अंदर और उनको पार्टी बनाओ। जब इतने बड़े टैक्स डिविजन का हम खुलासा कर रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं, हाई कोर्ट इमीडिएटली जो है आपके केस में ऑर्डर करेगी। तो मेरी बात ध्यान रखना, अगर अपने राइट्स को बचाना चाहते हो तो आपको अवेयर भी होना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चल रहा होगा मैं, यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू द सेट ऑफ एविडेंस, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, ये अक्यूज के साथ अन्याय की जो है कार्रवाई हो रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली कहा है कि जितने भी कानून पहले बने ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानून थे जिनका काम था दंड देना और ब्रिटिश पार्लियामेंट की रक्षा करना, पर अब हम दंड नहीं देंगे, अब हम न्याय करेंगे, चाहे वो अक्यूज हो चाहे वो कंप्लेनेंट हो। और वो न्याय कब होगा कि जब एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा। तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन नहीं, पुलिस को करना चाहिए फेयर इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस करती नहीं है। पुलिस ने यहाँ पर एक नोटिस इशू कर दिया सेक्शन 19(1) CRPC में, और कॉल किया परिवादी को कि भैया तो पासपोर्ट लिया क्यों,
सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, पासपोर्ट तुम क्यों चाहते हो, इससे तुम क्या जांच करोगे? क्या इसके माध्यम से क्राइम हुआ या कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम जनरेट हुआ, या मैं विदेश भागने की फराद में हूँ, क्यों चाहते हो? पर यहाँ पर मांगा गया 19th CRPC के तहत। अब यहाँ पर गलती भी क्या है कंसर्न अपीलांट की कि इसको पासपोर्ट सबमिट करना चाहिए ही नहीं, क्योंकि किसी भी रूप में 19th CRPC का उपयोग कर किसी भी अक्यूज को डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस पर कई सेटल लीगल पोजीशन जो है आ चुकी हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स की। वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा नोटिस जारी किया जा रहा है, इट विल अमाउंट टू वायलेशन ऑफ द बेसिक राइट्स गिवन टू द अक्यूज एज पर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। चलिए, अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपीलांट ने जो है अपना पासपोर्ट सबमिट करा पुलिस को, पर ये गलत चीज थी। Which in turn handed over the original passport to third respondent, the regional passport office at Hyderabad. There was a correspondence exchange between third respondent and the appellant. Third respondent ने एक लेटर जो है इशू किया कंसर्न्ड अपीलांट को और इन्फॉर्म किया। थर्ड रेस्पोंडेंट ने एक इशू किया लेटर 11 फरवरी 21 का अपीलांट को कि अगर आपको पासपोर्ट चाहिए तो हम तो दे नहीं पाएंगे, आपको जाना पड़ेगा कोर्ट के पास में। तो यहाँ पर कितनी बड़ी गलती रही कंसर्न्ड अपीलांट की। अगर पासपोर्ट देना है तो कोर्ट को दो ना भाई, इनको क्यों दे रहे हो? क्योंकि ये तुम्हारा कोई भला नहीं कर पाएंगे, जो भला करेगा वो इंडियन कोर्ट ही करेगा। क्योंकि ये लोग तो लड़कियों के इशारों पर सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम राजीनामा कर लो, नहीं करोगे तो तुमको बेहतर तरीके से जो है परेशान करेंगे। परेशान तुम खुद इसलिए होते हो क्योंकि तुम लोग घबरा कर इनके कहे अनुसार एक्ट करते हो। एक बार कानून पढ़ लिया करो, डर लगना जो है बंद हो जाएगा। कानून को पढ़ा करो, उसका इंटरप्रिटेशन करो, कोई भी डॉक्यूमेंट देने से पहले सलाह करो अपने वकील से, उसकी सलाह के अकॉर्डिंगली काम करो। पर करते क्या है, जिन नोटिस आ गया जी पुलिस का, तो पुलिस की तुम इतनी हिमायतें करते हो, उनके हाथ पैर जोड़ते हो, क्यों? वो भी तो अथॉरिटी है, जो उनको काम करना है वो एज पर लॉ करना है। अगर एज पर लॉ नहीं कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के आधार बनेंगे सेक्शन 166 आईपीसी में। और अगर पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं, तो धारा 7 या 7A या धारा 13(1D प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कितनी इंपॉर्टेंट बात। अब आपको राइट्स मालूम नहीं थे तो डर लग रहा था, अब मैं राइट्स बता रहा हूँ, अब मैं जाग रहा कॉन्फिडेंस। अब आप लड़ने की स्थिति में हो ना, लड़ने की स्थिति में लड़ोगे ना, बिल्कुल लड़ना है। अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना है, हमें न्याय चाहिए। साथियों, इसमें आगे आप नोट कीजिए, अपीलांट इज वर्किंग इन अ कंपनी इन यूएसए। ये इसकी बड़ी कमजोरी थी, जिसका फायदा इसकी वाइफ उठा रही थी। ही केम टू इंडिया ऑन लीव टू परफॉर्म द फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी रिचुअल टू हिज फादर। मतलब बेचारे का बाप मर गया, उसकी डेथ एनिवर्सरी थी और उसकी रिचुअल परफॉर्म करने के लिए इंडिया में आया है। जब वो इंडिया में था, एक कंप्लेंट जो है फाइल कर दी वाइफ ने अगेंस्ट अपीलांट एंड द फैमिली मेंबर्स फॉर द एलिज्ड ऑफेंसेस, जो कि थे 498 है, 403 आईपीसी में, 403 आईपीसी में और 3/4 डीपी एक्ट में। कितनी दुख की और शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए ऐसी औरतों को कि जो बेचारा लड़का अपने बाप के रिचुअल्स में आया, वो लड़कियां सिर्फ ये कहती कि दहेज की मांग कर रहे हैं, ये लोग पापी हैं, हमारा दहेज का माल खा गए और इन्होंने डावरी प्रोविजन एक्ट में जो है ऑफेंस किया है। इस तरह की औरतों को तो कभी माफ नहीं करना चाहिए। और अगर आपकी वाइफ ने ऐसी जहमत उठा ली है और उसके बाद आकर वो आपके पैर पकड़ते कि मुझे रख लो, मैं माफ़ी मांगती हूँ, डिवोर्स मत लो, भूल के भी ऐसे लोगों को माफ़ मत करना। ये लोग अधर्मी हैं, ये लोग सिर्फ तुम्हें लूटना चाहते हैं, ये सिर्फ चाहते हैं कि तुम्हारी कमाई पे ऐश करना, जो मेहनत तुमने करी है उस पर ही ऐश करना चाहते हैं। साथियों, मुझे यहाँ पर एक जोक ध्यान आता है इस बिंदु पे कि एक क्लास के अंदर एक लड़के से और एक लड़की से जो है क्वेश्चन पूछा गया हेड मास्टर के द्वारा। पहले पूछा गया लड़के से, भाई तुम्हें लाइफ में आगे क्या करना, तुम बड़े होशियार हो, बड़े प्रोफेशनल हो इस एज पर, इस एज पर, तो उसके साथ मैं और मेहनत करूँगा, मैं साइंस बायो लूँगा या साइंस मैथ्स लूँगा और अपने करियर को मैं अच्छा बनाऊँगा। मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होनी चाहिए, बड़ा मकान होना चाहिए, ऐश होने चाहिए पूरे जीवन भर के। तो लड़की से पूछा, भाई आप क्या करोगे? बोले वो तो मुझे पता नहीं, मैं शादी कर लूँगी इससे। तो कहने की बात यह है कि लड़का मरे लड़का पिसे, कोई कानून नहीं, और ये लड़कियां अपनी हदों को पार करते हुए हमें झूठा प्रोसिक्यूट कर रही हैं और हम चुपचाप खड़े हुए। अगर ये झूठा केस कर रही हैं, ये कहते हैं कि हमारा दहेज हड़प कर लिया, तो लिस्ट मांगो। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन पर डावरी प्रोविजन एक्ट की कार्रवाई आप भी कर सकते हो, उसके कई तरीके कानून में है। और धारा 7 सब क्लॉज 3 डिबेट का जो बार है उसे कैसे हिट करना है, इसके लिए भी आपको जो है स्टडीज करनी होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ, इनकम टैक्स और जीएसटी के दायरे में लाकर इनको हिट करो, क्योंकि अगर आप हिट नहीं करोगे तो ये आपके विरुद्ध झूठी कार्रवाइयों को करते हुए, उसका बेस बनाते हुए आपको परेशान करती रहेंगी। साथियों, एक बात जो है समझनी है आपको यहाँ पर कि 19 जनवरी 2021 को जो थर्ड रेस्पोंडेंट है, इसने एक नोटिस इशू करा था अपीलांट को, विच वॉज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी। और उसमें ये मेंशन किया गया था कि जो ये पासपोर्ट हमारे पास में आया है, ये उड़ के नहीं आया हवा के अंदर, ये हमको फॉरवर्ड करा है कंसर्न पुलिस ने। इन द सेम नोटिस इट इज एलिज्ड दैट द अपीलांट वॉज इन पोजेशन ऑफ द पासपोर्ट ऑफ फोर्थ रेस्पोंडेंट। ये एक नई कहानी निकल के आ गई। The appellant was also called upon to return the passport of fourth respondent। क्यों भाई, मैं क्यों सरेंडर करूं? ये तो मजाक बन के रह गया है कि पहले तो पासपोर्ट ले लिया मेरा,
फिर दूसरे का पासपोर्ट मेरे कब्जे में ये बताते हुए नोटिस जारी कर रहे हैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस वाले, उससे वो पासपोर्ट भी जो है डिमांड किया जा रहा है। जबकि मैं आया क्यों हूँ? मेरे पिता के रिचुअल्स में सम्मिलित होने के लिए, उनकी डेथ एनिवर्सरी के कॉन्टेक्स्ट में। द अपीलेंट मेड एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट ऑफ द कंसर्न्ड एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कम महिला मजिस्ट्रेट विजयवाड़ा फॉर इशूइंग अ डायरेक्शन टू द कंसर्न थर्ड रेस्पोंडेंट टू रिटर्न द पासपोर्ट। ये है मास्टर स्ट्रोक जो लड़के ने लगाया है, जो आप लगा ही नहीं पाते हो आखिरी तक। यहाँ पर चलो कम से कम पटरी पे तो आया है वो, और जो बात मैंने शुरुआत में कही थी आपको, वो बात यहाँ पर लागू फिर से हो रही है। उसने प्लीड किया आर्टिकल 21 को ट्रायल कोर्ट में, जबकि ट्रायल कोर्ट सुनते नहीं इस बात को। यहाँ पर ट्रायल कोर्ट में ये प्लीडिंग्स रखी गई है कि जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में फंडामेंटल राइट्स को देखना चाहिए कोर्ट को, जिसमें ट्रैवल अब्रॉड भी एक फंडामेंटल राइट है, जो कि मुझे कन्फर्ट करा आर्टिकल 21 से। ही पॉइंटेड आउट इन द एप्लीकेशन दैट ही नीड टू गो बैक टू यूएसए टू अटेंड हिज जॉब। ये सबके साथ एक बेसिक प्रॉब्लम है, कैसे जाएं। हिज एप्लीकेशन वॉज अपोज बाय फोर्थ रेस्पोंडेंट ऑन वेरियस ग्राउंड। उसकी लुगाई है, कॉमन सेंस की बात है। ऑन 14 जून 2022 द एप्लीकेशन वॉज डिसमिस्ड बाय द लर्नेड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट महिला मजिस्ट्रेट, और उससे वो एग्रीड हुआ और अपीलेंट ने जो है एक फाइल करा 482 और उसको सफलता नहीं मिली। उसकी एप्लीकेशन को जो है अपोज करा वाइफ ने ऑन वेरियस ग्राउंड। ये थी फोर्थ रेस्पोंडेंट, और 14 जून 2022 को ये अर्जी जो है खारिज कर दी मजिस्ट्रेट ने। अरे भाई समझो कानून को, क्यों करते हो बेकार में खारिज? टाइम खराब होता है, फालतू पेंडेंसी बढ़ती है, मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है। पर खैर कोई बात नहीं, ये मैटर फिर हाईकोर्ट गया सेक्शन 482 सीआरपीसी में टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस, और हाईकोर्ट ने इम्पिनोटो को सेटिस्फाइड करते हुए ये डायरेक्शंस दिए कि इनका पासपोर्ट जो है आप रिटर्न कर दो और इनको अब्रॉड जो है जाने दो। कंडीशंस क्या लगा दी कि 10 लाख रुपए जमा कराएगा बाय द वे ऑफ एफडीआर इन द नेम ऑफ फोर्थ रेस्पोंडेंट, और अपीलेंट शैल सबमिट द ओरिजिनल पासपोर्ट ऑफ फोर्थ रेस्पोंडेंट एंड हिज माइनर सन। अपीलेंट जो है इस शर्त से जो है एग्रीड हो गया कि ये काहे की शर्त कि मैं 10 लाख की एफडी दूं और इसके अलावा मैं फोर्थ रेस्पोंडेंट का जो है पासपोर्ट दूं या माइनर चाइल्ड का जो है पासपोर्ट दूं। क्यों? इसने अप्लाई करा मॉडिफिकेशन के लिए। इन सो फार एज इट इज डायरेक्टेड हिम टू रिटर्न द पासपोर्ट ऑफ हिज वाइफ एंड माइनर सन, एंड द कंटेंशन ऑफ द अपीलेंट वाज दैट द पासपोर्ट ऑफ हिज सन वाज लॉस्ट in July 21 and the appellant has complied with necessary procedure to get a new passport, and he has also contended that the appellant was not in the possession of the passport of the wife। और उसने एग्री करा कि जो ये कंडीशन है 10 लाख रुपए जमा कराने की, मैं उसे कंप्लाई विद कर लूँगा। इवन द सेड एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड बाय द हाई कोर्ट, और जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सबमिशंस क्या था सुप्रीम कोर्ट में कि सुरेश नंदा बनाम सीबीआई का जजमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि देयर वाज नो पावर वेस्टिंग इन द पुलिस टू इम्पाउंड द पासपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये कानून पढ़ो मेरे भाई। कानून नहीं पढ़ते हो नुकसान खा जाते हो, ये नालायक लोग जो है आपका फ़ायदा उठा जाते हैं। जब पावर इम्पाउंडिंग की है ही नहीं तो इम्पाउंडिंग किस बात का? क्लियर हुई ना बात आपको? लिखो, नोट करो। उसका ये भी सबमिशन है कि ये जो पावर्स है ये सिर्फ है पासपोर्ट अथॉरिटी के पास में। क्लियर हुआ? और ये पावर दी गई है उनको 1967 के एक्ट में, जिसका नाम है पासपोर्ट एक्ट 1967, जिसको हम कहते हैं पीपी एक्ट। उसका सबमिशन है कि अपीलेंट पासपोर्ट जो है जिस कारण से उसे किसी भी रूप में पुलिस द्वारा इम्पाउंड नहीं किया जा सकता था, और अगर इम्पाउंड कर भी लिया गया है तो ये पासपोर्ट रिटर्न कर दिया जाना था, जो कि रिटर्न इस केस में हमको किया ही नहीं गया है। क्लियर हुआ? एंड द रिटर्न शुड बी अनकंडीशनल, इट शुड नॉट बी कंडीशनल। यहाँ पर जो लर्नेड एएसजी अपीयर हुए ऑन बिहाफ ऑफ कंसर्न पासपोर्ट अथॉरिटी, उनका कहना है कि डुप्लीकेट पासपोर्ट कैन नॉट बी इशूड अंडर द प्रोविजन ऑफ पीपी एक्ट एंड रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर। Fourth respondent can apply for reissue of passport provided that she established that her passport has been lost. On a query made by the court, he accepted that there was no order of impounding the appellant passport in accordance with section 10 clause 3 of the Passport Act। तो ये है मजे की बात। तो यहाँ पर दिक्कत हो गई, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सब इन्होंने कर ली अपनी होशियारी, पर जब कोर्ट ने क्वेरी कर ली तो वहाँ पर दिक्कत आ गई। लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग for the fourth respondent wife submitted that the stand taken by the appellant that the passport of fourth respondent means wife was never with him is totally false। उनका कहना है कि जो डायरेक्शन इशू हुए बाय द कंसर्न हाई कोर्ट जस्टिफाइड है। उनका कहना यह है कि जो राइट्स हैं पत्नी के वो डिफीट नहीं हो सकते हैं माइलोड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपत्तियां रेस करी अपीलेंट ने उसे किसी भी रूप में अलाउ ना किया जाए। अब यहाँ पर कोर्ट ने कानून को देखा। सबसे पहले कानून क्या बोलते हैं, उसमें हेल्ड कि पावर अंडर सीआरपीसी कैनॉट बी इन्वोक्ड टू इम्पाउंड द पासपोर्ट। है मजे की बात, पुलिस आपका पासपोर्ट इम्पाउंड नहीं कर सकती और अपन घबरा रहे हैं। अरे भाई आपका पासपोर्ट सरेंडर करने को तैयार है, मत करो मेरे भाई, कानून समझो, कोई दिक्कत नहीं है। द रीजन इज दैट द प्रोविजन ऑफ पीपी एक्ट मीन्स पासपोर्ट एक्ट डील विद द स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ इम्पाउंडिंग पासपोर्ट एंड इट शैल प्रिवेल ओवर सीआरपीसी। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्या 102 सब क्लॉज एक सीआरपीसी में सीज कर सकते हैं, बट
सीजर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इम्पाउंडिंग। इम्पाउंडिंग की पावर जो है केवल तो केवल पीपीएड में, even if it is seized but it could not be hold and same has to be forwarded to the concerned passport authority. Therefore passport will decide whether the passport needs to be impounded or not. It is an accepted position that the police took custody of the appellant passport in the exercise of power as per section 91 of CRPC और उन्होंने इसको हैंड ओवर कर दिया कंसर्न पासपोर्ट अथॉरिटी को। अब 90 में CRPC क्या बोलता है कि कोई डॉक्यूमेंट अगर रिलेवेंट है तो उसको तलब किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोर्ट ने लिखा है कि वी फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई द पासपोर्ट ऑफ अपेलेंट वाज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल। क्यों रिक्वायर्ड था और क्यों ये पावर एक्सरसाइज करनी पड़ी। देयरफॉर द पासपोर्ट वाज नेवर impounded in exercise of power under section 10 of the PPA and there is nothing on the record to show that the passport was seized as per section 102 of CRPC। जब सीजर नहीं है, impounding नहीं है, तो रखा कैसे आपने, इसका मतलब ये प्रोसीजर गलत था एंड दैट्स व्हाई द अपेलेंट इज इंटेंड टू गेट हिज पासपोर्ट बैक। साथियों, जो कंडीशंस कोर्ट ने लगाई उस पर अब कोर्ट ने जो है अपना स्क्रूटनी करा। कोर्ट ने का कहना ये है कि द डायरेक्शन टू रिटर्न द पासपोर्ट ऑफ वाइफ एंड सन एज अ कंडीशन फॉर रिलीज ऑफ द अपेलेंट पासपोर्ट वाज कंप्लीटली इलीगल एज रिगार्ड द पासपोर्ट ऑफ सन इज कंसर्न। बच्चे का पासपोर्ट जहाँ तक है तो वो खो गया, इसके लिए जो प्रोसीजर था उसने अडॉप्ट कर लिया और कंडीशन जो है कि आप पहले वाइफ का रिटर्न करो उसके बाद ही आपको मिलेगा, ये बिल्कुल इम्पोज नहीं कर सकते, ये कंडीशन अपने आप में इलीगल है। देयरफॉर द सेकंड रेस्पोंडेंट कैन मेक एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू द कंपनी रीजनल ऑफिसर फॉर द रीइश्यू ऑफ द पासपोर्ट। और अगर वैलिडिटी एक्सपायर हो भी गई है एंड जो पीरियड था जो प्रोवाइड हुआ है फॉर द रिन्यूअल एक्सपायर हो भी गया तो वो अप्लाई कर सकती है फ्रेश पासपोर्ट के लिए। और अगर वो कोई डॉक्यूमेंट चाहती है फ्रॉम द अपेलेंट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रीइश्यू ऑफ द पासपोर्ट तो अपेलेंट जो है कोऑपरेट करेगा, ऐसा हम समझते हैं, ऐसा कोर्ट ने लिखा है। तो कोर्ट ने अपील को सक्सीड करते हुए जो कंडीशंस थी कि आप ये पासपोर्ट जो है रिटर्न करो वाइफ का, इसको सेटिस्फाइड कर दिया और ये आदेश दिए वाइफ को कि अगर पासपोर्ट थी तो अप्लाई कर लो एज पर लॉ। और इस तरह की एप्लीकेशन अगर फाइल होती तो इसको एज सून एज पॉसिबल जो है प्रोसेस किया जाएगा और अपीलेंट इसके लिए जो कॉपरेशन है वो देगा एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो कोर्ट ने रेस्ट ऑर्डर को तो कंफर्म कर दिया और अपील को उस हद तक जो है अलाउ कर दिया। तो इस जजमेंट को देखकर दो बातें जो है समझ में आती है। सबसे पहली बात, अगर आप एक हस्बैंड हैं और आपके विरुद्ध गंभीर आरोप हैं 498, 406 IPC के या 3/4 DPAD के, इसके बावजूद भी अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, आपकी जॉब खतरे में है तो आप जा सकते हैं, कोर्ट आपको नहीं रोक सकता, नंबर 1। दूसरी बात, कोर्ट कोई भी हार्श कंडीशन नहीं लगा सकता जो आपके इस राइट को अफेक्ट करे। जहाँ तक बात FD की है, अगर FD के ऑर्डर होते भी हैं कोर्ट से तो आप अंडर प्रोटेस्ट जमा करो कि जैसे मैं आ जाऊँगा ये FD जो है रिटर्न की जाएगी, ताकि मैं एक विश्वास दिलाता हूँ कोर्ट को कि मैं भागने की फिराक में नहीं हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू एब्सकॉन्ड। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कोर्ट ऐसी कंडीशन लगाते हैं जो बिल्कुल ही अपसेट है कि जैसे वाइफ का पासपोर्ट रिटर्न कर दो या बच्चे का पासपोर्ट रिटर्न कर दो, इसको रीइश्यू करा के दो। ऐसी कंडीशंस टोटली वेग है, टोटली इलीगल है एंड दे कैन नॉट बी इम्पोज। तो कुल मिला के अपने राइट्स को पहचानो, जानो, घबराने का नहीं है, वर्कआउट करना है, पति हो गुलाम नहीं, इस बात को भी समझ के चलना है। तो साथियों, कुल मिला के टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा, इससे आपको इनलाइटन किया और आपको लगता है कि किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को इस टॉपिक की जरूरत है तो वीडियो को फॉरवर्ड करो, संकोच क्यों करते हो। साथियों, ऐसे ही जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी क्वेरी हो नीचे दिए गए नंबरों पर डायल करो। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।